गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं संतोष कुमार शर्मा कक्षा 10 विज्ञान में धात तथा आधात चैप्टर से दूसरा वीडियो आज कर रहा हूं। कल अनफॉर्चुनेटली वीडियो बनाते समय मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से हम इस 41 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, वो थोड़ा सा बाकी रह गया था। इसके लास्ट में उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं ये 42 नंबर क्वेश्चन से। और ये है 42 नंबर क्वेश्चन। पढ़िए क्या कह रहा है। झाग उत्प्लावन विधि क्या है? झाग उत्प्लावन विधि, फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो ये फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस में 52 नंबर इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। और ये 2018 ही नहीं, कई बार पूछा गया ये जितनी जो सांद्रण की विधियां हैं उसमें से यही विधि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बाकी तो औरों के लिए सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड परीक्षा के लिए यही विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग देखते हैं। जब ये विधि आए तो आप कोशिश करिए कि उसका चित्र भी बना दीजिए। तो ये झाग उत्प्लावन विधि में देखिए क्या होगा भाई। एक कंटेनर होगा, एक कंटेनर होगा और इसमें जल मिला रहेगा, और जल रहेगा, जल के साथ तारपीन का तेल रहेगा। तारपीन तेल मिला जल है। और इसमें आप क्या करते हैं, इस विधि में जो सल्फाइड अयस्क होते हैं, कोई भी सल्फाइड अयस्क, उनको चूर्ण बना करके और चूर्ण के रूप में उसको यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं भाई, उसको घोल देते हैं। यहां पे इसमें डाल दिए और उसके बाद एक वो रहेगा, एयर ब्लो करने के लिए डिवाइस होगी, एक पाइप होगा, इसके द्वारा इसमें एयर पास कराएंगे। और इधर ऐसा रहेगा सेट इसका कि इसमें से छेद छेद रहेंगे जिससे कि इसमें हवा निकलती रहे, और ये इसके अंदर बनाएगा झाग। तो जब झाग बनाएगा तो ये जो सल्फाइड अयस्क है यही आपका झाग के साथ ऊपर आ जाएगा फेन के रूप में। इसीलिए और इसको हम लोग निकाल लेंगे और उसी को सुखा देते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग फेन उत्प्लावन विधि। ये क्या है? ये है सल्फाइड अयस्क का चूर्ण, सल्फाइड अयस्क। और ये झाग के रूप में कोई उदाहरण ले सकते हैं, चाहे CuS ले लीजिए, ZnS ले सकते हैं, CuFeS2 ले सकते हैं। तो ये झाग के साथ क्या बाहर निकल जाता है भाई? झाग के साथ सल्फाइड अयस्क बाहर निकल जाता है, अयस्क बाहर निकाल लेते हैं। ये विधि होता है इसका झाग उत्प्लावन विधि का। ये 4 नंबर में आता है क्वेश्चन कि झाग उत्प्लावन विधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आप ये चित्र भी जरूर बना दीजिए, कुछ मुश्किल है नहीं, इजी वे में आप बना दीजिए इसको। और यहाँ लिखने में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है? जो अभी मैंने यहाँ कहा वो उतना लिख लीजिए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको इतना समय भी दे दे रहा हूं इस पर। तो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले एक लाइन लिखिए, इस विधि का प्रयोग सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए करते हैं। अब इस विधि में करते क्या है, बस ये लिख लें हम लोग। तो इसमें एक बर्तन में
तारपीन तेल मिला हुआ जल लेते हैं, उसमें सल्फाइड अयस्क को पीस कर डाल देते हैं। जब उस घोल में हवा प्रवाहित करते हैं तो सल्फाइड अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाता है, उसे अलग कर लेते हैं। ये हो गया आपका झाग उत्प्लावन विधि। आगे आते हैं हम लोग, कह रहे निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। कौन कौन है भाई? खनिज तथा अयस्क। याद करिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको कर चुके हैं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको कर चुके हैं। खनिज तथा अयस्क में अंतर, निस्तापन तथा भर्जन। अभी यहीं पे निस्तापन और भर्जन पढ़ाते समय दोनों के अंतर को एक बार फिर याद दिला दूं कि निस्तापन में हवा की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं उसको, और किसको गर्म करते हैं? स्पेशली कार्बोनेट अयस्कों को गर्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है और ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और भर्जन ऑक्सीजन के साथ गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। तो भर्जन में क्या होता है भाई कि जब उसको सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और धातु का ऑक्साइड बन जाता है। तो ये निस्तापन तथा भर्जन का अंतर है। मैंने यहाँ पे लिखवाया था उसको, यहाँ नहीं लिखवा रहा हूँ, समझा के छोड़ रहा हूँ। आगे चलते हैं हम लोग, अगले स्लाइड पे देखते हैं हम लोग, कुछ और क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें क्या है, इस प्रश्न को देखिए, थर्मिट अभिक्रिया क्या है? हाँ, ये नया आया है और ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कई तरह से इंपॉर्टेंट है। ये रासायनिक अभिक्रिया तथा रासायनिक समीकरण में भी आ सकता है ये। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना सोचिए कि यहाँ किसी एग्जाम में नहीं दिखाया गया है तो इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? तो यह अभिक्रिया वेल्डिंग में काम आती है। इसमें आप इसके बारे में लिखेंगे, यह अभिक्रिया इसमें काम आती है भाई, वेल्डिंग में काम आती है। ये जरूर लिख देंगे यहाँ पे, उपयोग, यही इसका उपयोग है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो थर्मिट अभिक्रिया में Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड है को एल्युमिनियम के साथ गर्म करते हैं। तो Fe2O3 का अपचयन होकर आयरन मिलता है। ये लिखना है, थर्मिट अभिक्रिया क्या है ये लिखना है। और इसमें थोड़ी बहुत कुछ गलती भी हो तो आप यदि यह अभिक्रिया रासायनिक समीकरण सही सही लिख देते हैं, इतना सिर्फ याद रखते हैं, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ बन गया Al2O3 और ये आयरन यहाँ से अलग हो गया 2Fe, ये 2A। और यही आयरन जो पिघली हुई अवस्था में रहता है, कैसे रहेगा भाई?
पिघली हुई अवस्था में। उपयोग, क्या उपयोग करते हैं भाई इसमें? तो लोहे के दो गिर्डर हैं, दो लोहे टूटे हुए हैं और इसके ऊपर यही ये पिघली हुई अवस्था में, यही पिघली हुई अवस्था में यहाँ पर यही आकर के गिर जाएगा और जब ये फिर ठंडा होगा तो ये क्या हो गया? जुड़ गया। तो ये जो वेल्डिंग में, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में इस क्रिया का उपयोग होता है। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग में इस क्रिया का उपयोग होता है। अब आते हैं हम लोग संक्षारण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो संक्षारण का उधर भी, और यहाँ पे और क्या क्या, लोहे का संक्षारण किस प्रकार रोका जा सकता है। तो संक्षारण क्रिया जो होती है वो यहाँ पे एक बार फिर मैं इसको कर दूं। तो संक्षारण अभिक्रिया क्या होती है ये देखते हैं। 45 नंबर, 45 और 46 का आंसर इसमें है, 46 का भी आंसर इसमें है। संक्षारण, कोरोशन मतलब क्या है? क्षय होना। किसका भाई? धातुओं का क्षय होना, धातुओं का क्षय होना। लिखेंगे क्या? ये नहीं लिखिए, लिखेंगे क्या? तो लिखिए इसमें वायु मंडलीय कारकों जैसे नमी, वायु, वायु में मिल रही ऑक्सीजन, सल्फर इत्यादि के धातुओं से अभिक्रिया के फलस्वरूप धातुओं का क्षय होना, क्षय होना संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? संक्षारण कहलाता है। क्या कह रहा है? एक उदाहरण दीजिए। तो भाई देखो, सिल्वर का संक्षारण होता है, सल्फर से रिएक्शन करके बना लेता है AgS। आयरन का, कॉपर का, आयरन का भी, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होके हो जाता है Cu2O या CuO। ये हो जाता है काले रंग का और ये हो जाता है हरा रंग का। और ये लोहे का संक्षारण है। कोई एक उदाहरण, मैं तो समझाना है, कहीं ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कॉपर का रंग हरा क्यों हो जाता है, तो इसके लिए मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। आयरन का ऑक्सीजन और नमी, इसके उससे बन जाता है इसका Fe2O3 और XH2O, कुछ वाटर उसके साथ जुड़ जाएगा और ये यही कहलाता है जंग। और जंग रोकने के, तो ये इसमें से इतना नहीं लिखना है भाई, ये एक उदाहरण कोई दे दीजिए, एक उदाहरण दीजिए तो आप बस यहाँ से यहाँ तक बस लिख लीजिए। वो मैं तो सारा कुछ पढ़ा देते ताकि इस पे जो भी क्वेश्चन आए वो सब आप लिख सकते। आप बस यहाँ से और यहाँ तक दे देंगे तो भी आपका आंसर हो गया। 4 मार्क्स मिलेंगे इतने के लिए आपको। उसके बाद पूछ रहा है उपयोग इसका, सॉरी उदाहरण, और ये है क्या है, किस प्रकार रोका जा सकता है। तो संक्षारण को रोकने के उपाय, संक्षारण को रोकने के उपाय, ये सब रोकने के उपाय आप सब जानते हैं आप लोग, बस आप लोगों को एक बार याद दिलाना है। तो है वही सब चीजें। आप इसको ग्रीसिंग करके रोका जाता है, ग्रीसिंग करके, दूसरा पेंटिंग करके, तीसरा मिश्रात्वन कहते हैं, मिश्रात्वन मतलब मिश्र धातु बना करके रोका जाता है। तीसरे नंबर में ये हो गया।
चौथे नंबर में एनोडाइजिंग करके, एनोडाइजिंग। तो ये सारी बहुत सारी मेथड्स हैं इसको रोकने के लिए, आप सब लोग जानते हैं। तो ये हो गया 45 और 46 का आंसर। 47 में कह रहे हैं मिश्र धातु किसे कहते हैं और मिश्रात्वन का क्या महत्व है। तो महत्व इसके कई है भाई। मिश्र धातु किसे कहते हैं, ये मैं कल एक क्वेश्चन किया था। मिश्रात्वन नया चीज है यहाँ पर, तो इसको जरूर मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या महत्व है। तो मिश्रात्वन का महत्व, मिश्र धातु, इसके पहले एक क्वेश्चन में आया था, वहां से कर लीजिएगा। मिश्रात्वन मतलब मिश्र धातु बनाने के महत्व। तो भाई देखो, धातु में मन चाहे गुण डालते हैं इससे, तो इससे क्या कहते हैं, धातुओं में मन चाहा गुण लाना। जैसे यदि कोई धातु भारी है लेकिन मजबूत है, दूसरी धातु कमजोर है लेकिन हल्की है, एल निको जो होता है, एल निको, तो उसमें एल्युमिनियम मिला करके और ये आयरन के साथ एल्युमिनियम मिला करके और जो शीट तैयार होती है वो हल्की होती है और मजबूत भी होती है। तो चाहे बस की बॉडी बनानी है, एरोप्लेन की बॉडी बनानी है, तो यही उसका उपयोग होता है। तो इसका उपयोग में जैसे बस या एरोप्लेन की बॉडी बनाने का काम करता है, बॉडी बनाने में उसका उपयोग करते हैं। और जंग रोकने में, संचालन को रोकने में भी इसका उपयोग हो जाता है। अभी आया भी था ये, तो ये हो जाता है। इसके महत्व हो गए, मिश्रात्वन के महत्व हो गए, इसमें इतनी लाइन लिखनी है। उसके बाद आ जाइए आप लोग 48 नंबर, स्टेनलेस स्टील की संरचना, कल ही बताया था मैंने इसको भी। खनिज तथा अयस्क में अंतर, 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी कर चुके हैं, खनिज तथा अयस्क में अंतर, बस हम याद दिला दें, फिर से 2022 में भी पूछा है और बहुत ज्यादा चांसेस है इस बार पुनः इस के आने की, क्योंकि 2 साल का गैप हो चुका है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो रासायनिक समीकरण इसका लिख लीजिए। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है 50 का ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, और क्या पास करा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इससे जो मिल रही है, क्या मिल रही है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। और ये H2O CaCO3 ऑलरेडी बैलेंस है, कुछ करना भी नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है, कर रहे संतुलित, ये ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है, बस हम लोगों को उसका फॉर्मूला लिख देना था सबका। जिंक है और सिल्वर नाइट्रेट है, तो यहाँ पे रिएक्शन हो गया जिंक नाइट्रेट प्लस Ag, यहाँ से बाहर जाएगा। देखिए यहाँ पे समझा दें आप लोगों को, नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होती है भाई, NO3 माइनस, सिल्वर की वैलेंसी होती है NO3 प्लस, तो ये AgNO3 है। लेकिन जब जिंक आएंगे तो इसकी वैलेंसी 2 होती है और NO3 की वैलेंसी क्या होती है, माइनस होती है। इसलिए जिंक तो एक है लेकिन NO3 क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये एक्स्ट्रा चीज हो गया, आपको समझा रहा हूँ कि क्यों ऐसे फॉर्मूला आ रहा है। अब यहाँ पे बैलेंस कीजिए तो देखिए NO3 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए और 2 यहाँ हुआ, तो ये Ag भी क्या होगा भाई, 2 यहाँ पर भी आ जाएगा, तो बैलेंस हो गया। विद्युत रासायनिक श्रेणी के कोई 2 उपयोग लिखिए। 51 क्वेश्चन नंबर में देख लेते हैं हम लोग। विद्युत रासायनिक श्रेणी के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो कोई 2 उपयोग इसके क्या है भाई, तो फर्स्ट तो ये है कि जो इलेक्ट्रोड के चयन में, इलेक्ट्रोलिसिस में प्रयोग होता है, जानकारी होती है कि कौन कम क्रियाशील है, कौन अधिक क्रियाशील है, तो इसमें इसका उपयोग कर लेते हैं। और दूसरा कि धातुओं की
क्रियाशीलता की तुलना करने में, ये दो उपयोग हो गए इससे। सिर्फ इतनी सी बात इसमें लिखनी है। चलते हैं हम लोग अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को। अच्छा, उससे पहले कुछ और बातें आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा दूं। एक स्लाइड यहाँ पे देख लीजिए जरा। तो यहाँ पर देखिए मिश्र धातुएं हैं, एक बार फटाफट रिकैप कर लीजिएगा, इसलिए है कि वीडियो को रोक करके 1 मिनट में। तो यहाँ देखिए क्या दिखा रहे हैं भाई, ब्रास और ब्रॉन्ज, कंफ्यूजन होते रहता है इसमें। एन याद रखिएगा, ब्रांज इंग्लिश नाम यदि आप याद रखेंगे तो आपका वो कंफ्यूजन दूर। एन इस टिन से जोड़ लीजिएगा एन को। तो ब्रांज में कॉपर और टिन है, और ब्रास में कॉपर और जिंक है। और उपयोग में देखिए कॉपर का जो पीतल का उपयोग है बर्तन तथा कॉपर तथा तार बनाने में, मशीनों में, कारतूसों में, और बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में कॉपर का उपयोग होता है। बर्तन तथा इसमें कांसा का, बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में देखे होंगे, छोटी छोटी मूर्तियां जो आती हैं, इवन घंटे वंटे भी बनते हैं उसके। तो 3 नंबर में जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर ये कंफ्यूज करता है, बार बार पूछा जाता है। इसमें देखिए ऐसा सिल्वर है, इसमें कहीं सिल्वर नहीं है। जर्मन सिल्वर, नाम तो सिल्वर दे दिया है इसका, लेकिन कहीं सिल्वर इसमें नहीं है। तो इसमें क्या अच्छा है भाई, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सिल्वर के जैसा चमक होगा, सिल्वर के जैसा काम करेगा, लेकिन इसमें है कॉपर, जिंक और निकिल, ये 3 है, ध्यान दीजिएगा, कॉपर, जिंक और निकिल। कॉपर सबसे ज्यादा है, और क्योंकि कॉपर ज्यादा है तो मूर्तियां बनाने में काम आता है। नाम जर्मन सिल्वर दिया गया है, तो जरूर ये सिल्वर का काम करता होगा, तो ये जेवर बनाने के काम आता है। और बर्तन, आम यूज में बर्तन नहीं, सिंपल बर्तन के लिए नहीं यूज होता है। लेकिन चलिए आगे, स्टेनलेस स्टील, ये कई बार पूछा गया, स्टेनलेस स्टील पे क्वेश्चन आया है। तो स्टेनलेस स्टील वास्तव में आयरन ही है, ये मेन कंपोनेंट इसका आयरन है, और क्रोमियम, निकिल तथा कार्बन इसके और जो है। तो इसको देख लीजिएगा। और ये बर्तन बनाने में, मूर्तियां, साइकिल के पुर्जे, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका यूज है, साइकिल के पुर्जे बनाने में। ब्लेड, ब्लेड जो दाढ़ी उड़ी बनाने में काम आता है, ब्लेड। तो शल्य चिकित्सा में, सर्जरी वगैरह में इसका उपयोग होता है स्टेनलेस स्टील का। इसकी खासियत ये होती है कि जंग नहीं लगता है इसमें। तो जंग नहीं लगता है, जंग सर्जरी में यदि ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे जंग लगेंगे, तो आप सारे लोग जानते होंगे कि टिटेनस वगैरह होता है। ये टाका, ये इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन इसका। यहाँ पे लेड और टीन का सोल्डरिंग में, सोल्डरिंग किया जाता है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक दुकानों पे आप टीवी या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनवाने जाते हो, तो जो टाका लगाने का काम, जोड़ने का जो काम करता है, वही सोल्डर है ये। और ये लेड और टीन का एलॉय है, लेड दैट इज पीबी और टीन एसएन। इस एक चार्ट और देख लीजिए, इसमें है धात और उनके अयस्क। तो इन अयस्कों में सबसे पहले आयरन के अयस्क देखिए। तो आयरन के अयस्क सल्फाइड के रूप में भी पाए जाते हैं, ऑक्साइड के भी रूप में पाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अयस्क आयरन का कौन सा है भाई, हेमेटाइट, Fe2O3। और ये Fe2O3 और Fe2O3 और FeO मिल जाता है, तो ये Fe3O4 मैग्नेटाइट ओर जो होता है, इसी से सबसे पहले नेचुरल मैग्नेट के रूप में यही पाया गया था। और मैग्नीसिया नाम का एक जगह था, इसलिए इसका नाम पड़ा था मैग्नेटाइट। आयरन पाइराइट भी होता है। एल्युमिनियम का इंपॉर्टेंट ओर है ये बॉक्साइट ओर, अभी कई क्वेश्चन में आएगा भी। एल्युमिनियम के मेन ओर में इसका नाम है, सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन एल्युमिनियम का इसी से करते हैं। ये जिप्सम है, इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, ये अभिक्रिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्ल क्षार तथा लवण के लेसन में इसका देखे थे हम लोग उपयोग। उसके बाद ये लाइमस्टोन जानते ही है, CaCO3। जिंक ब्लेंडी, जिंक का और जिंक का कार्बोनेट और भी होता है, और जिंक ब्लेंडी भी होती है, इससे भी जिंक का एक्सट्रैक्शन करते हैं। कॉपर पाइराइट, CuFeS2, कॉपर का मेन और कॉपर पाइराइट, कॉपर का मेन और कॉपर पाइराइट, ये इंपॉर्टेंट ओर हो गए इसके। और लेड का जो ओर होता है उसको कहते हैं गैलेना, कहते हैं PbS, लेड का ये ओर है। आगे देखते हैं सक्रियता श्रेणी, इससे दुनिया भर के क्वेश्चन और ऑप्शनल क्वेश्चन इसके बाद अभी हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को करेंगे, तो उसमें तो ये भरा पड़ा हुआ है इसके क्वेश्चन।
तो एक बार सक्रियता श्रेणी जो इससे पहले क्वेश्चन में आया है मैंने बताया भी है, डेफिनेशन देख लीजिएगा, और कुछ है नहीं डेफिनेशन में। धातुओं को उनके सक्रियता के घटते हुए क्रम में ऊपर से नीचे की ओर सजा के रखना ही तो क्या कहलाती है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। और इसमें सबसे ऊपर अति क्रियाशील धातु पूछी जाती है, कौन है भाई, पोटेशियम है। कभी कभी पोटेशियम का नहीं नाम देगा, सोडियम, कई धातुएं दी रहेंगी उसमें सोडियम सबसे ऊपर, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, और ये हाइड्रोजन याद रखना है। हाइड्रोजन के ऊपर कौन कौन है, हाइड्रोजन के नीचे की धातुओं का एकदम गिन के याद कर लीजिए। इसी में एक और नाम बढ़ा दे रहे हैं, ये है प्लेटिनम। और सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है भाई, सोना है। तो सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है, इसीलिए वो सोना है, किसी से क्रिया नहीं करती है। इस कहीं कहीं आलसी भी लोगों का होना उसका बड़ा इंपॉर्टेंट गुण बन जाता है। तो ये सोना का और कुछ नहीं, वो आलसी है, वो क्रिया नहीं करती है, इसीलिए वो उसकी कीमत सबसे ज्यादा है। जो जैसे आज जैसे है सैकड़ों हजारों साल बाद भी वैसे ही रहेगी, इसीलिए उसकी कीमत ज्यादा है, इसीलिए उसका आभूषण बनाने में उपयोग भी किया जाता है। लेकिन आप लोग इस गुण को न पालिए, आप लोग आलसी होंगे तो आप लोगों की कोई कीमत नहीं रहेगी। अब इस पे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे हम लोग देखेंगे। अभी तो हम लोग अब चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों में। तो आ जाइए यहाँ से, बहुविकल्पीय प्रश्न में आते हैं हम लोग। कौन कौन सी हैं भाई, यस, नंबर 1 प्रश्न पे आइए। नंबर 1 प्रश्न क्या कह रहा है, धातु वे तत्व हैं जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जिनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो धातुएं वो, यही धातु की परिभाषा है, धातुएं वो हैं जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। वैसे बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक सावधानी आप हमेशा बरतिएगा कि सभी विकल्पों को पढ़ लीजिए जरूर। जिनमें ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है, जो हथौड़े से पीटने पे छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं, मतलब क्षण भंगुर होते हैं, ये गुण भी नहीं है। ऋणायन नहीं बनाते हैं, जो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं, नहीं सुचालक होते हैं। तो इसका ए विकल्प सही है। दूसरे प्रश्न में आइए, धातु जो सामान्य ताप पर द्रव से अभिक्रिया करती है। तो पढ़िए, इसमें पारा है, ब्रोमीन है, जल है और लोहा है। तो सामान्य ताप पे द्रव से अभिक्रिया करने वाली धातु कौन सी हो गई यहाँ पर, लोहा भी सामान्य ताप पर द्रव, सॉरी 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 सॉरी, क्या क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है धातु जो सामान्य ताप पर द्रव है, सॉरी ये लोहा नहीं, हम दूसरा कुछ समझ लिए इसका, सॉरी, ये पारा एक धातु से जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और एक द्रव जो वो एक अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो नीचे ब्रोमीन है। तो ये दोनों द्रव हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि धातु है। यदि यहीं पे अधातु पूछा होता तो ये आंसर ब्रोमीन होता। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। कुछ धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखाते हैं, लेकिन वो उभयधर्मीय में यहाँ इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो सभी धातुओं का गुण नहीं होता है। तो धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। उपधातु है, इसमें उपधातु कौन सी है भाई, सोडियम, कॉपर, मरकरी और एंटीमनी। याद रख लीजिएगा, एंटीमनी तो इतनी बार पूछा है, ये याद रख लीजिएगा कि एंटीमनी जो है वो क्या है, उपधातु है। और उपधातु में 4-5 और हैं, तो उनका भी नाम याद कर लीजिएगा। पीतल है, तो पीतल क्या है, मिश्र धातु है। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। आगे आते हैं हम लोग, तो मिश्र धातु कांसा में होते हैं। तो कांसा में कॉपर और ये टिन होते हैं। कांसा ब्रांज क्या होते हैं, कॉपर और टिन। कांसे की प्रतिमा बनी होती है कॉपर और टिन की। ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए, अमलगम होते हैं, तो अमलगम क्या होते हैं, अमलगम किसी धातु का मरकरी के साथ मिश्रण होता है और ये बना देता है मिश्र धातु। इसके साथ तो कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अमलगम क्या होते हैं, तो किसी धातु का पारे के साथ मिश्रण बनाया जाता है, वही होता है अमलगम। और ये किस लिए किया जाता है, कुछ कुछ वांछित गुण डालने के लिए उसमें। 9 नंबर में आइए, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर को जमा करती है। तो कॉपर को जमा करती है मतलब ये सिर्फ है कि उसमें कॉपर अभिक्रिया करके निकालेगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु है भाई, तो मरकरी है, गोल्ड है, आयरन है, प्लेटिनम है। तो जो धातु कॉपर से ऊपर होगी वही कॉपर सल्फेट से उसको विस्थापित करेगी। मरकरी, गोल्ड, प्लेटिनम तीनों नीचे है, आयरन है जो कॉपर से ऊपर है,
और यह अभिक्रिया बहुतों बार पढ़ चुके होंगे। Fe+Cu और यहाँ मिल गया FeSO4 और फिर क्या निकल जाता है Cu। तो बहुत बार पढ़ चुके होंगे इसको। मुद्रा धातु है वह धातु जिसकी मुद्रा बनती हो, मुद्रा धातु कहलाती है। और आप सब जानते हैं चांदी के सिक्के पहले से ही इस्तेमाल होते रहे हैं। धातु जो सरलता से 11 नंबर में आइए, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। ऑक्सीकृत मतलब जो बहुत ही इजीली, बहुत ही तेजी से अभिक्रिया करेगी, जिसकी क्रियाशीलता अधिक होती है, वो होती है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बर्तन पे जो काले रंग की परत चढ़ जाती है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड की ही होती है। आगे आइए, तो इसमें क्या है भाई, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर तथा एयू की सक्रियता का घटता हुआ क्रम है। तो साफ साफ दिख रहा है, सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील, फिर मैग्नीशियम है, उसके बाद फिर कॉपर है, फिर एयू है। तो विकल्प इसका ये सही है। फिर भी आप ऑप्शन को एक बार जरूर देख लीजिए। तो यहाँ मैग्नीशियम से ज्यादा क्रियाशील सोडियम दिखा दिया गया, ये सही नहीं है। यहाँ तो गोल्ड को सबसे ज्यादा दिखाया गया, ये भी सही नहीं है। और यहाँ ये भी सही नहीं है, तो वही एक विकल्प आपका सही है। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो देखो भाई, सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर, ये रिएक्शन को एक बार लिख लो, कॉपर हुआ और AgNO3 हुआ, तो ये बन जाता है CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag। तो ये इसमें क्या है भाई, Ag तो है लेकिन Ag का रंग नीला नहीं है। Ag प्लस आयन की रहती तो यहाँ पर पहले ही नीला रहता, ऐसा नहीं है। कॉपर आयन की जो उपस्थिति होती है ना, वही चाहे वो सिल्वर का कॉपर नाइट्रेट हो या कॉपर सल्फेट हो, दोनों विलयन नीले होते हैं। और नीले इसीलिए होते हैं कॉपर की उपस्थिति के कारण। तो ये एक अलग तरह से क्वेश्चन पूछा है। हर जगह आप यही पढ़ते आए हैं कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन नीला होता है। यहाँ पे थोड़ा सा पूछ लिया है कि वो नीला किस वजह से भाई, उसमें विलयन में तो कॉपर भी आयन रहता है, सल्फेट आयन रहता है, यहाँ नाइट्रेट आयन है। तो जो नीला रंग है वो इस कॉपर आयन के वजह से है। और यदि कहीं पे हरा रंग होगा, कुछ और रंग होगा, तो वो उस मेटल के आयन के वजह से होता है। यशद लेपन के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु है। तो यशद लेपन में जिंक धातु का प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई, जिंक धातु का यशद लेपन में प्रयोग करते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है। कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पे अभी क्रिया करेगी। तो सोडियम को जैसे ही उसमें जल में डालेंगे वो रिएक्शन कर लेगा, कुछ उसको करना नहीं, इवन ठंडी उसमें भी, ठंडे पे भी। आते हैं सब सामान्य ताप पर दिया है, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर को वो कर दिया भाई, सामान्य ताप पर। सामान्य ताप मतलब रूम टेम्परेचर लीजिए, ये तो ठंडे से भी क्रिया करता है, लेकिन अब ये जब ठंडे में करेगा तो सामान्य ताप पे भी करता है। तो जब ऐसे दिया है ना, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम सब, तो उसमें आप सोडियम को ही वो कर लीजिए, क्योंकि वो सामान्य पर भी क्रिया करेगी और उसमें भी क्रिया करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो ये पोटेशियम, सोडियम ठंडे जल से भी और सामान्य ताप से तो होगा ही। 17 नंबर प्रश्न में देखिए, आयरन कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसका कारण। तो कारण क्या है भाई, सीधी सी बात, इसका आयरन का इलेक्ट्रोड विभव कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव से कम है, उससे वो जल्दी आयनाइज हो जाता है, क्रियाशीलता ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोड विभव जिसका कम होता है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी, जिसका इलेक्ट्रोड विभव ज्यादा होगा उसकी क्रियाशीलता भी कम होगी। निम्नलिखित में से 18 नंबर प्रश्न में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल में से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर होगी, कॉपर, Hg, Ag सब नीचे है, जिंक ऊपर है उसके। 19 नंबर प्रश्न में आइए, मिश्र धातु सोल्डर में होते हैं। तो सोल्डर, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मिश्र धातु सोल्डर में लेड और टीन से बने होती है। सोल्डर, सोल्डरिंग में यूज होती है और फ्यूज वायर भी बनाने में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो जो धातुएं नीचे होंगी उससे वो अम्ल वो उसको विस्थापित नहीं करेंगी, विस्थापित नहीं करती हैं। तो यहाँ पर कॉपर ही हाइड्रोजन से नीचे है, इसीलिए वही विस्थापित नहीं करेगी। अगले स्लाइड में देखते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एंटीमनी क्या है भाई,
उपधातु है, ये तो कई बार पूछा जा चुका है। एंटीमनी क्या है? उपधातु है। एंटीमनी उपधातु है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? कौन सी धातु है? जर्मन सिल्वर, नाम जरूर सिल्वर है, इसमें ये सिल्वर ही नहीं है। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? अच्छा, एक बार पुनः मैं 22 नंबर क्वेश्चन पे लौटूंगा, आप लोगों को ध्यान दिलाऊं। अक्सर वो जो नहीं पढ़े रहते हैं वो लोग सोचते हैं अच्छा जर्मन सिल्वर में भाई सिल्वर तो रहेगा ही, और भी उल्टा पुल्टा सोचेंगे, लेकिन ये सिल्वर का काम करती है। सिल्वर होता नहीं है, कॉपर की एक एलॉय होती है ये, और कॉपर वगैरह होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है। और ये आ जाइए 23 नंबर प्रश्न पे, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? तो धातु, जस्ता नहीं, कोई भी धातु जो अम्ल से विक्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस को ही निष्कासित करेगी। सी विकल्प इसका सही है। जिंक, टिन और लेड इस धातु से कम अभिक्रियाशील हैं। जिंक, टिन और लेड किससे कम क्रियाशील है भाई? तो ये जो Ag है, Hg है, Co, ये तो बहुत ही नीचे है, इवन हाइड्रोजन से नीचे है। एल्युमिनियम धातु से कम क्रियाशील है, एल्युमिनियम जिंक के ऊपर आता है। इसमें से 25 नंबर में, इसमें से कौन सा आयनिक यौगिकों का गुणधर्म नहीं है? आयनिक यौगिक क्या होते हैं भाई? उच्च गलनांक और क्वथनांक वाले होते हैं, जल में विलेय होते हैं, यहाँ दिया है जल में अविलेय, तो ये गुण नहीं है, हालांकि बाकी गुणों को भी पढ़ लीजिए। कठोर और भंगुर होते हैं, गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, बी सही है इसका ऑप्शन। 26 नंबर प्रश्न में आ जाइए, प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ वे पदार्थ जिनमें से विभिन्न तत्व कम खर्चे में आसानी से निष्कर्षित, कम खर्चे में आसानी से निष्कर्षित किए जाते हैं, वो अयस्क कहलाते हैं। उन सभी खनिजों को जिनमें से धातुओं का या किसी तत्व का निष्कर्षण किफायती होता है, आसान होता है, उसको कहते हैं हम लोग अयस्क। 27 नंबर प्रश्न पे आ जाइए जरा एक बार, ये क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक अयस्क है, मैग्नेटाइट इसका ऑक्साइड, बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, ये सही है। बाकी भी पढ़ लीजिए, हालांकि गलत है। पायराइट फॉस्फेट का अयस्क, हेमेटाइट मैग्नीशियम का अयस्क, मैग्नेटाइट Mn का अयस्क, तो ये सब गलत है। बस ये बॉक्साइट, और यही इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसी से इसका एक्सट्रैक्शन भी करते हैं। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क, जैसे नीचे पूछ लिया, ये प्रमुख अयस्क यही बॉक्साइट है। नियॉन है, नियॉन क्या भाई? एक अक्रिय गैस है। 30 नंबर प्रश्न पे आइए, अयस्क के सांद्रण की फेन उत्प्लावन विधि किस प्रकार के अयस्कों के लिए, किस प्रकार के अयस्कों के लिए अभी हम लोग पढ़े थे, डिस्कस किए थे, सल्फाइड अयस्कों के लिए, ध्यान रखिए। 31 नंबर में धातु है, धातु क्या है भाई? इसमें से बोरान है, सिलिकॉन है, कार्बन है, लिथियम ही क्या है इसमें धातु है। आगे चलते हैं हम लोग, और कुछ क्वेश्चन थोड़े से बचे हैं, देख लेते हैं। थर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन स्लाइड मेरा सरक गया है, नीचे चला गया है। 33 नंबर में आ जाइए। 32 नंबर मिसिंग है, क्योंकि वो मेरा एक स्लाइड लगता है, स्लाइड का एक पोर्शन नीचे चला गया है। 33 नंबर में, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत का जो बनना होता है वो एनोडाइजिंग होता है, एनोडिंग करते हैं, तो इसको संक्षारण से बचाने के लिए धातुओं की परत बना देते हैं। एंटीमनी है, एंटीमनी सॉरी, एंटीमनी है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। एंटीमनी उपधातु है, कई बार आ चुका है ये परीक्षा में, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो ठंडे जल से अभिक्रिया करने के लिए पोटेशियम होता है, वो किसी भी तरह वो टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेगा। जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस निकलती है। जिंक चूर्ण पर तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से गैस, कोई भी धातु होगी, जिंक चूर्ण हो या कुछ भी हो, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकली भाई? ये फिर एक बार आप लोगों को समझा दे, जिंक प्लस H2SO4, जिंक SO4 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु है। अधातु भी आ गया, पूछ लिया यहाँ पे, तो वो कौन सी है भाई? ब्रोमीन है। इसके पहले एक क्वेश्चन में धातु पूछा था कि कौन सी धातु क्या है? द्रव है।
38 नंबर क्वेश्चन में क्या करा, निम्नलिखित में क्षार धातु है, कौन सी क्षार धातु है भाई, तो ये है सोडियम, अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल्स में सोडियम आता है, और ये क्षार धातुएं हैं, कई धातुओं को पूछ लिया, ये तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप की जो ये धातुएं हैं वही कहलाती हैं क्षार धातुएं। आर्सेनिक तत्व है, आर्सेनिक तत्व क्या है भाई, तो आर्सेनिक तत्व ये भी क्या है, उपधातु है। आर्सेनिक शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु क्या है भाई, मिश्रण है, और कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, तो क्लोरीन क्या है, अधातु है, और अधातुएं क्या बनाती हैं, सहसंयोजी बंध बनाती हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी तक भी जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज हमारा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।